लड़कियां ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आज की लड़कियां ज्यादा जुझारू हैं। बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे हमलों, बहुत सारी प्रताड़नाओं के बावजूद वो ये बात जिद्दम जिद्द आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। उनके साथ छेड़खानी होती है, उनके साथ बहुत सारे संकट खड़े हुए हैं जीवन में, लेकिन उसके बावजूद वो आगे बढ़ रही हैं, हर तरह के कोर्स करने की कोशिश। तो मुझे लगता है कि आज की लड़कियों को कुछ सहूलियतें भी ज्यादा हैं, उनके लिए बेहतर वातावरण है, लेकिन वो खुद भी जूझने की एक शिद्दत रखती हैं जो हम लोगों की जनरेशन में बहुत कम में थी। तो उनको बधाई भी है और मैं उनके लिए खुश भी हूँ कि उन्हें ज्यादा खुला वातावरण मिला है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं। बहुत सारे अच्छे कानून जो हमारे समय में नहीं थे हमारे लिए, अब हैं। बहुत सारे अच्छे कानून उनके प्रोटेक्शन के लिए है, हालांकि उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है आज भी। लेकिन दिक्कतें देखिए ये है कि उनके लिए कंपटीशन बहुत बढ़ा है। पैट्रियार्की जो है, पितृसत्ता जो है, वो आगे बढ़ती है जब भी औरत, तो उस पे पलटवार जरूर करती है। तो उस पैट्रियार्की का पलटवार भी ज्यादा भयानक तरीके से हो रहा है। जिस तरह की छेड़खानियां पहले होती थी, उससे ज्यादा विभत्स छेड़खानियां और बलात्कार के मामले आज हमारे सामने आ रहे हैं। शरीर के साथ जो वहशियत के मामले पहले साल 2 साल में एक आता था, तो आज हम हर दूसरे दिन देख रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए कि औरतों पर जो हमलों का आंकड़ा है वो बढ़ा है बहुत ज्यादा। कुछ वातावरण के ही वजह से नहीं, बल्कि हमारे ख्याल से हमारी सरकार, हमारा प्रबंध इधर कुछ वर्षों से बहुत ढीला हुआ है, और ये हमारी सारी बेटियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है आज। तो आज वातावरण बहुत फर्क है आराधना जी, बहुत सा बेहतरी हुई है लड़कियों के लिए, बहुत सी बेहतरी लड़कियों ने खुद अपने लिए जूझ के की है, लेकिन बहुत सारे ज्यादा बड़े संकट आज उनके सामने हैं कि उनके प्रति रिएक्शन आज ज्यादा है, कंपटीशन कहीं ज्यादा है उनके लिए, और दोहरे ही नहीं बल्कि तेहरे चौहरे काम का संकट आज उनके सामने है। तो स्थितियां बदली हैं, पर मुझे उम्मीद है कि ये लड़कियां ही, हमारी बेटियां ही बहुत सारे उन पुरुषों के साथ हैंड होल्डिंग करते हुए जो बराबरी में विश्वास करते हैं, आगे बेहतर समाज बनाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे मर्द खिलाफ ही खड़े हुए हैं, बहुत सारे मर्द हैं। ये खुशी की बात है कि पहले अगर हमें मुट्ठी भर मर्द, केवल 100-200 मर्द मिलते थे जो बराबरी में विश्वास करते हैं, आज हजारों हैं हमारे साथ और ईमानदारी से बराबरी में विश्वास करते हैं। तो समाज को बदलने में ये जरूर है कि इस समय हम कुछ सालों से एक बड़े काले दौर से गुजर रहे हैं, और औरतों पर वहशियत पहले से कई गुना बढ़ी है। ये बहुत चिंता की बात है, और ये हमारी बेटियों के लिए जो पढ़ने और बढ़ने का जो संदेश दिया गया था, वो बहुत खोखला साबित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी महिलाओं की हालत उतनी ही खराब है जितनी पहले के समय में थी। ग्रामीण क्षेत्र तक हमारी महिलाओं का ना तो कानून की पहुंच है और ना इतनी उनके पास हिम्मत हो पाती है। हम लोग ऐसे कैसे प्रयास करें कि हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिला भी बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़े? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि जो सोशल फील्ड में काम करने वाली संस्थाएं हैं, उनको सुविधा और ज्यादा मिलने के बजाय पिछले 8-10 सालों से ज्यादातर सामाजिक संस्थाएं संकट में है और गंभीर संकट में है। उनके ऊपर निगहबानी हो रही है, उनके अकाउंट्स क्लोज कर दिए गए हैं, उनके धन के स्रोतों पर अंकुश लगा दिया गया है, उनमें से बहुतों के ऊपर बहुत सारी इंक्वायरीज बिठा दी गई हैं और बहुत सौ को जेल भेजा गया है। उन संस्थाओं को भी
उन जर्नलिस्ट को भी और उन इंडिविजुअल्स को भी जो कि कहीं बराबरी की बात कर रहे थे। और बराबरी की बात जो है वो केवल कहीं हवा में केवल स्त्री पुरुष के लिए नहीं हो सकती। अगर बराबरी का परचम उठाना है तो हमें हर तरह की बराबरी की बात करनी होगी। समाज में एक तरह की गैर बराबरी रहे, दूसरी तरह की ना हो, तो ये हो पाता नहीं है, क्योंकि एक तरह की गैर बराबरी दूसरी तरह की गैर बराबरी को जन्म देती है। तो एक तो नया संकट है जिसको ठीक करने की जरूरत है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का जो स्पेस वर्तमान सरकार ने संकुचित किया है, रोका है, और बल्कि उनको बाकायदा प्रताड़ित किया जा रहा है, वो फौरन खत्म हो। आसानी से खत्म होता नहीं दिखता है, एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि ज्यादातर संस्थाओं ने भी क्या किया है कि आरामदेह जगहों पर, शहरों में तो संस्थाएं खोल ली, पर अपनी पहुंच गांव तक नहीं की। हालांकि ऐसा नहीं कि सब ऐसा कर रहे हैं, मैं खुद ही बहुत सारी संस्थाओं को जानती हूँ जो कस्बों और गांवों में जा रहे हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं है। और शहरों में भी आप देखिए कि पर्याप्त नहीं है। शहरों में जो कितने शहरों में खुली हैं, बड़े शहरों में खुली हैं, छोटे शहरों में कितनी खुली हैं। तो सामाजिक काम का तो दायरा अभी भी बहुत ही छोटा है, उसे बहुत फैलाने की जरूरत है। कस्बों तहसीलों तक भी नहीं पहुंची है, गांव तो अभी बहुत दूर की चीज है। तो जब तक कि संस्थाएं और कार्यकर्ता, जैसे हम लोग कुछ गांवों में जा रहे हैं, मिश्र के कुछ गांव में और कुछ बस्तियों में जा रहे हैं, शहर की ही कुछ बस्तियों में, कुछ संस्थाएं ऐसा कर रही हैं। कुछ संस्थाएं मैं ऐसा जानती हूँ जो सिर्फ गांव में ही काम कर रही हैं, लेकिन बहुत कम है। तो जब तक कि सामाजिक रूप से सचेत रूप और समाज के प्रति प्रतिबद्ध लोग अपनी शाखाएं गांव कस्बों तक में नहीं खोलेंगे, वहां तक वो अपनी सुविधाओं को नहीं ले जाएंगे, तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। दूसरा ये है कि सरकार की तरफ से जो संस्थाएं हैं भाई, वो इतना ज्यादा कम काम कर रही है, इतना उथला काम कर रही है, सतही काम कर रही है। अब जैसे कि ये लीगल एड असिस्टेंस की संस्था हर स्टेट में है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी है। वो पैम्फलेट छपवाती है, जगह जगह दौरा करती है, लेकिन वो भी उतनी जगह नहीं पहुंच पा रही है। और हमारे टैक्स पेयर का सारा पैसा सरकार के पास है, तो वो क्यों नहीं उनको ज्यादा अलॉट करती है। हम आप देखिए ना, जो सरकार का बजट होता है उसमें कौन बड़ी धनराशि कहाँ जाती है। जहां पर कि बराबरी के लिए लोग काम कर रहे हैं, जरूरी सूचनाएं देने का काम कर रहे हैं, और जरूरी सूचनाएं दे करके और जरूरती सहायताएं और उपकरण दे करके हाथ गरीबों लोगों का, मामूली लोगों का हाथ मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा अलॉटमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। आप हमेशा ये देखिए कि आपको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा फंड मिल जाएगा, आपको शिक्षा में उससे कहीं ज्यादा कम मिलेगा, और उसमें भी लीगल एड अथॉरिटी जो है डिपार्टमेंट, उसको बहुत कम मिलेगा। तो ऐसा क्यों है? इसके लिए हमें सरकार से भी के साथ भी एक आंदोलन चलाना पड़ेगा कि जो सामाजिक वेलफेयर की उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ज्यादा बजटिंग हो उनकी, और उन पर उनका एक सहयोग वो बनाए सामाजिक संस्थाओं से, जो उन पर निगहबानी कर सके। सामाजिक संस्थाओं की निगहबानी को उन्हें मंजूर करना पड़ेगा अगर सरकारी संस्थाओं का भी काम सही तरीके से चलना है। तो मुझे लगता है हमारे आपके प्रयास से ही ये हो पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि 2-3 बातें हैं, अगर माइंड ना करे। आज इतना कठिन समय है कि कोई एक वाक्य से संदेश पूरा दिया नहीं जा सकेगा। एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उन महिलाओं को सैल्यूट करना चाहती हूँ जो कि बहुत बुरे हालात होने पे भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं और दूसरों के लिए भी काम कर रही हैं। और मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि आज हम देश में एक ऐसे समय में खड़े हुए हैं जहां पे महिलाओं की एकता को पूरी ताकत से तोड़ने की कोशिश हो रही है।
हम महिलाओं पर होने वाले अपराधों को भी कहीं धर्म के आधार पर सही गलत ठहराने के नीचे स्तर पर पहुंच गए हैं। हम जात पात के आधार पर हम औरतों पर के ऊपर होने वाले अपराधों की जांच तय करने लगे हैं। इससे ज्यादा बुरा समय स्त्रियों के लिए नहीं हो सकता है। जो आज हम महिला दिवस की बात कर रहे हैं, तो महिला दिवस के लिए आज मेरे जीवन में शायद इससे ज्यादा बड़ा चुनौतीपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण वक्त कभी नहीं आया मेरे जीवन में, खास तौर से महिलाओं के लिए, जबकि महिलाओं पर होने वाले अपराध हर साल बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उनमें भी दलित महिलाओं और माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक महिलाओं पर कहीं ज्यादा बढ़ रहे हैं, और महिलाओं के साथ वहशियत कहीं ज्यादा बढ़ रही है। मणिपुर हमें अभी भी याद है, हमारा हाथरस हमें अभी भी याद है। हर दिन दो चार, आज ही 2-3 घटनाएं, बहुत बुरी घटनाएं लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, 6 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची। तो ये घटनाएं कभी आती थी साल 2 साल में एक बार, अब रोज 3-4 घटनाएं आती हैं। तो ऐसे समय में अगर हम स्त्रियों को बांटेंगे, धर्म के आधार पर उनकी अस्मिताओं को बांटेंगे, जो पूरी तरह से राजनैतिक स्तर पर किया जा रहा है, इस खेल को हमें समझना है। हम स्त्रियों को ये समझना है, स्त्रियों को शांति दूत माना गया था, पर आज हम देख रहे हैं कि स्त्रियां स्त्रियों का बलात्कार करा रही हैं। स्त्रियां स्त्रियों को जात के और धर्म के आधार पर अपमानित कर रहे हैं। और अगर ये चलता रहेगा तो स्त्री जो है, जिस बात पर वो शांति दूत होने के लिए इज्जत चाहती थी, उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी अगर हम इस तरह से बांटकर खड़े होंगे। तो सबसे बड़ा संदेश मेरा आज यही है कि जरा अपने अंदर झांकिए कि आप के स्त्रीत्व को जिन चीजों के लिए गर्मामंडित किया गया, आप देवी होने की ललक छोड़िए। आप एक अच्छे इंसान बनने के नाते धर्म जाति के बंधन में बंटकर औरतों को बांटिए मत। आप एक होकर खड़े होइए और औरत की अस्मिता के लिए लड़ाई करिए। जो राजनीतिक खेल है वो शुरू हुआ है, हो सकता है 10 साल और चले, लेकिन कभी खत्म होगा, लेकिन आप तब तक बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए स्त्रियों को मेरा संदेश ये कि मिलकर खड़ी हों, अपनी एकता बनाए रखें, धर्म जाति भाषा के आधार पर अपने को बांटने ना दें, और एक होकर देश को बढ़ाने के लिए, देश में शांति स्थापित करने का काम करें। अच्छा मैम, अक्सर देखते हैं कि ये तमाम संस्थाएं हैं, तमाम ये व्यक्तिगत रूप से जो समाज सेवा करते हैं, नारी उत्थान की और समाज सेवा की ये तरह से उपक्रम करते रहते हैं, लेकिन फुटकर प्रयास, तो छोटा प्रयास से तो काम बनेगा नहीं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर ये सारे लोगों का कोई ऐसा हो कि एक साथ जुड़ करके लोग काम करें, तो ये कुछ बेहतर काम हो सकता है और उसका असर भी बेहतर होगा, व्यापक होगा? देखिए, मुझे लगता है कि फुटकर और सम्मिलित सभी बड़े दोनों तरह के प्रयास जरूरी हैं। अपनी अपनी जगह पर अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास नहीं होंगे तो कोई भी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन सब जगह पहुंच सकती ही नहीं है। फिर आप ये भी सोचिए कि बहुत बार अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसमें पद और उसको कहना चाहिए उसका जो शासकीय काम होता है वही कहीं बहुत दुरूह हो जाता है और उसमें एक बंटवारा शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक नेटवर्क भी होने, और नेटवर्क है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, नेटवर्क बहुत सारे हैं देश में काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो काफी हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें निजाम की तरफ से बाधा ना डाली जाए, तो वो नेटवर्क काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ज्यादा और नेटवर्क्स की जरूरत है, जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पहुंचने की जरूरत है। तो छोटी छोटी जगहों पर छोटी संस्थाएं हो, बहुत अच्छी बात है।
बड़ी जगह पर थोड़ी बड़ी संस्थाएं हैं कि वो बड़ी जगह को कवर कर सके, तो हमें छोटी मझोली बड़ी हर तरह की संस्थाओं और वैयक्तिक प्रयासों की जरूरत है। और हमें ऐसे तमाम पुरुषों और थर्ड जेंडर के साथ हाथ में हाथ मिला के काम करना पड़ेगा, जो कि हमारी ही तरह से बराबरी में विश्वास करते हैं। तो इसमें केवल एक औरतों की ही संस्था बने, ये मुझे कभी भी आइडिया ठीक नहीं लगा। तमाम वो पुरुष और थर्ड जेंडर के लोग जो कि हर तरह की बराबरी चाहते हैं, तीनों जेंडर के बीच में बराबरी चाहते हैं, और देश में एक मिलजुल के काम करने का माहौल और साझी संस्कृति को विकसित करने के लिए जो काम करना चाह रहे हैं, उनके जितने भी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बने अच्छा है, और उनके अंतर्गत फिर छोटी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत रहेगी। अच्छा मैम, हम अक्सर देखते हैं कि ये समाज सेवा के क्षेत्र में 3 तरह का मुख्य रूप से लोगों को दिखाई पड़ता है। एक तो है कि सरकारी संस्थाएं, ये सरकार की तरफ से फंड मुहैया कराया जाता है और उससे लोग करते हैं, और एक हो जाते हैं कि ये बाहर से लोग अपना फंड ला करके किसी तरीके से अपना मैनेज करके काम करते हैं। और एक है कुछ लोग हैं कि अपने व्यक्तिगत प्रयास से अपने ही आसपास के लोगों से मदद दे करके और ये सब काम करते हैं। तो आप इसमें से ये किस विधा को आप बेहतर मानती हैं और जो समाज के लिए ज्यादा उपयोगी मानती हैं? देखिए, सभी विधाओं की अपनी उपयोगिता है। अगर सरकार के पास जो पैसा है वो कोई सरकार में बैठा इंसान अपनी जेब से तो दे नहीं रहा है। हमारा हक बनता है कि हम उनसे अपने ही टैक्स के दिए पैसे में से एक अंश निकलवाएं समाज की भलाई के लिए। जो वो नहीं कर पा रहे हैं वो हम करने को तैयार हैं। हम उनका समाज को बनाने का जो वो एक दावा करते हैं, तो हम कहते हैं भाई हम उसमें आपका सहयोग करना चाहते हैं, हमें आर्थिक मदद दीजिए, क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा है और टैक्स का पैसा समाज के लिए जाना चाहिए, तो थोड़ा हमें भी दे दें वो। हालांकि मैंने अभी तक किसी गवर्नमेंट से नहीं मांगा है, लेकिन जो मांगते हैं मैं सोचती हूँ गलत नहीं है। दूसरा ये है कि जो लोग कि अपने आप क्राउड फंडिंग से, व्यक्तिगत प्रयासों से ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। वो ज्यादा स्वतंत्र रह सकते हैं किसी के दबाव में आए बिना, सरकारी दबाव में आए बिना या किसी कॉरपोरेट के दबाव में आए बिना वो अपने एजेंडा को स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा धन इस प्रकार भी आता है जहां पर कि कोई दबाव के बिना, वो फिलैंथ्रोपिक सोर्सेज है, वो इस तरह के सोर्सेज है जो वाकई उनके पास काफी है, और वो उनकी नेक नियत है कि वो चाहते हैं कि उनकी कमाई का, उनके पास बहुत ज्यादा धन है पर वो उसका एक हिस्सा चाहते हैं कि समाज की भलाई में जाए, वो देते हैं। मुझे लगता है तीनों में ही लेने में कोई हर्ज नहीं है, और हमारी संस्था वैसे कोशिश करती रही है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से लेने में जो कि फंडिंग करते हैं अच्छे कामों के लिए। लेकिन अब हो यही रहा है कि इन चीजों पर बंदिश लगाई जा रही है, लेने नहीं दिया जा रहे हैं, अकाउंट सीज किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। थोड़ा हम लोगों पर भी इस बात का प्रभाव, मतलब काफी हम लोगों पर भी ये बंदिश लगी है, और हम लोग के पास अब कोई धन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग अपील कर रहे हैं अपने साथियों से कि भाई कुछ पैसा दो, लेकिन मांग के इंडिविजुअली लेकर के आनंद जी बड़ा मुश्किल होता है वो, क्योंकि आप किसी एक जगह पे अगर आप एक केस लड़ते हैं तो आपका यानी कि एक एक पैरवी का 5,000 10,000 बहुत मामूली, आप एक मित्रवत वकील को भी रख लीजिए तो 5,000 6,000 तो एक एक पेशी में हो जाता है खर्च सिर्फ वकील के लिए। तो आप कैसे, आपके पास एक समय में 30-35 केस तो एक साथ रहते हैं, जो कि कई साल चलते हैं, केस नए आते रहते हैं। तो आप सिर्फ केस की बात है, फिर हम कॉलोनीज में, गाँव में जाते हैं, वहां पर हम बहुत तरह के लाइवलीहुड प्रोग्राम चलाते हैं। उनके काम कराने के लिए कुछ पैसे खर्च होते हैं, किसी का राशन कार्ड बनवाना है, किसी की पासबुक नहीं बनी है वो कराना है, उनको कुछ योजना का लाभ दिलवाना है। तो पैसा अगर इस तरह मांग के आपके मित्र कब तक देंगे, कितनी बार देंगे, मुश्किल होता है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से उदारता होनी चाहिए, खुला दिल होना चाहिए,
इतनी पैनी निगाह से अपराधियों की तरह हम लोगों को ट्रीट नहीं किया जाता। उनके कानून है, सारे कानून है, हमने बाहर से फंडिंग ली है, विदेशी करेंसी में ली है, उनके कानून है, आप जांच करा लीजिए, हमें प्रूफ दीजिए, हम सफाई देंगे, और गलत निकलते हैं आप बंद कर दीजिए हमारा। पर आपने कोई भी हमको उदाहरण नहीं दिया है हमारे वायलेशन का, और आपने बंद कर दिया, हमारा खाता सीज कर लिया। हम लोगों के केस में यही हुआ है कि हमें नहीं बताया गया कि कौन सा अपराध हमने किया, पर आरोप लगाया है कि हमने गलत काम किया। तो ये इस तरह से ये सोशल वर्क को देखिए, सोशल वर्क जब इंसान कई तरह के होते हैं, सिर्फ पैसा लेने के लिए होता है, हम उनको गिन नहीं रहे हैं सोशल वर्कर में, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो दिल से एक मुद्दे पे काम कर रहे हैं। और ऐसे जब काम हो रहा है तो आपके पास हमेशा यार्डस्टिक है, आप जांच सकते हैं कौन कितना काम किस तरह कर रहा है, वो अपने आप साबित भी हो जाता है। तो ऐसी हालत में आप सिद्ध कीजिए, और हम पर आपके पास कानून है, आप हमारे ऊपर मुकदमा चलाइए, हमें जेल भेजिए, कुछ भी करिए, लेकिन नहीं है तो आप हमें सहयोग करिए, क्योंकि हम वही कर रहे हैं जो कि सरकार का उद्देश्य है, देश की भलाई का। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, वहां पे समानता मुख्य मूल्य, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की जो जान है वो समानता है, एक शब्द में कहना हो तो समानता है। तो हम जेंडर समानता के लिए काम कर रहे हैं, हम धार्मिक समानता समरसता की बात कर रहे हैं, तो आपको हमारा सहयोग करना चाहिए, और हम गलत करते हैं तो आप सिद्ध कीजिए। तो ये हमारा सबसे बड़ा कष्ट इस समय है, वो इसी बात को लेकर के है कि सामाजिक काम का दायरा अब करीब करीब खत्म होता जा रहा है, संकुचित ही नहीं बल्कि वो एक जुर्म माना जाने लगा है। आप बोलती बंद की जा रही है हमारी, और ऐसा क्यों है? आप जब इसकी बात करेंगे तो आप जागरूकता लाएंगे, जागरूकता लाएंगे तो इंसान सवाल पूछेगा, वो पूछेगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले में कितनी बेटियां बोलने पर जेल नहीं भेजी गई। कहा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बच भी गई और फिर वो पढ़ गई तो सवाल पूछने लगी, अब सवाल पूछने लगी तो उसको जेल में डाल दिया। आप देखिए वो जो करीब 8-10 सालों से जो बच्चे पढ़े हुए हैं, विद्यार्थी पढ़े हुए हैं जेल में, कितनी लड़कियां भी हैं उसमें, सारी पढ़ी लिखी लड़कियां थी, बच गई थी, वो भ्रूण हत्या से बच गई, वो पैदा होने के बाद पढ़ी और बोलने लगी तो उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये सवाल हमारे हैं सरकार से कि अच्छा मैम, एक चीज और है मैम, ये सरकार तो सरकार के खिलाफ अगर कोई बात जाती है, माने अगर आप उनकी चोरी में, अगर आप उनकी बदमाशियों में अगर आप सहभागी नहीं बनते तो सरकार आपको केस कर देती है। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि ये खास करके विजिट ब्लोर हुए या ऐसे कार्यकर्ता जो अपने वो संघर्ष करते हैं मानवाधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, उनके ऊपर केस करके उनके ऊपर जेल में डाल दिया जाता है। और ऐसी हालत में जो छोटे छोटे इंडिविजुअल कार्यकर्ता हैं, वो कोई उनकी पहल करने के लिए लोग नहीं जा पाते हैं, उनकी जमानत करने वालों के लाले पड़ जाते हैं, जबकि उस विषय पर उस पर एक काम करने वाले ये तमाम संगठन ये मौजूद होते हैं, सक्रिय रूप से मौजूद होते हैं हमारे समाज में। तो इसके पीछे क्या कारण देखती है और इसका निराकरण कैसे हो सकता है? नहीं तो देखिए कुछ नहीं, अब क्या बताऊं मैं क्या हो सकता है, ये हो ही रहा है। बहुत से लोग, आप एक जीवन में कितनों के लिए खड़े हो पाएंगे, है ना? और चंद लोग ही हर युग में, अब चाहे वो आज से कई हजार साल पहले का जमाना, अभी भी ये तो हमेशा ही है कि हिम्मत से खड़े होने वाले लोग तो हर युग में कम ही होते हैं। भाई सुकरात ने जहर पिया था, ऐसा थोड़ी है कि उनके सुकरात के समय में सच बोलने वाले और लोग नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर राजा के सामने चुप्पी साध ली होगी। राजा के सामने भी तनकर सच बोलने वाला तो सुकरात ही एक था जिसे जहर पिलाया गया। तो उस तरह से कितने लोग निकलेंगे, नहीं हो पाता है। जब इस तरह से पकड़ा धकड़ी होती है, अंकुश लगते हैं, प्रताड़ित किया जाता है, तो बहुत से लोग चुप हो जाते हैं
और इसके लिए हर एक के लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल है। दूर दराज के लोग हैं, और अगर कोई खड़ा भी होता है तो हमें तो ये, हम लोग को दूर तो ये भी नहीं पता चलता कि उनके साथ हुआ क्या उसके बाद। क्या पता लोग खड़े होते हों, इक्का दुक्का खड़े होते हों। एक पूरे माहौल की बात होती है, और एक ऐसा माहौल कि हम गवर्नमेंट से अपनी चिंताएं शेयर कर सकें। आखिर ये हमारी सरकार है, ये विदेश से आई हुई सरकार नहीं है ना, ये कॉलोनाइज तो नहीं किया गया है ना हमें। तो मकसद यही है, हमारी सरकार अगर है तो हमारी बात सुन ले। अगर हम उनके खिलाफ कोई इस तरह का लामबंदी करते हैं कि भाई कोई हम बम फोड़ते हैं, कोई हम हथियार इकट्ठा करते हैं, हम उनकी किसी विजिट पर उन पर हम लाठी भांजना चाहते हैं, तो वो हमें, उनका हक बनता है कि हमें वो अरेस्ट करें। लेकिन अगर हम सिर्फ ये कहने जाना चाहते हैं, उनको एक मांग पत्र देने जाना चाहते हैं, या हम एक आर्टिकल में, लेख में ये लिखते हैं कि ये वाला जो काम हो रहे हैं ये सही नहीं लगते हैं, ये विभाजक हैं, ये देश के लिए हानिकारक हैं, तो अगर ये हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो अंग्रेजी सरकार और इनके में फर्क क्या रहा? हम तो अंग्रेजी सरकार में रह रहे हैं फिर। तो ये तो एक सामान्य सी मांग है हम लोगों की, लेकिन हमें पता है कि वो ऐसा हो नहीं रहा है, और इसीलिए दुश्वारियां हैं बोलने में। अब वो तो है, रहेंगी। जी मैं आपका बहुत बहुत आभार। वैसे एक जिज्ञासा रह गई इससे संबंधित कि अपने केरल से एक पत्रकार चला था यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक मुकदमा करने के लिए, और उसको गिरफ्तार कर लिया गया अपने बॉर्डर पर, और उसकी जमानत करने के लिए लोग यहाँ पर सब इतना आंदोलन हुआ, इतने सारे समर्थक निकल के आए, लेकिन उसकी जमानत अपना लेने के लिए कोई ये दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो ऐसे समस्याओं के समाधान के लिए आप क्या व्यवस्था करना चाहिए? अब देखिए, इसके लिए तो कोई एक जनरल तो बन नहीं सकता है। इसके लिए तो लीगल एड से संबंधित जो संस्थाएं हैं, जो कुछ अधिवक्ताओं ने बनाई है, कुछ एक्टिविस्ट ने बनाई है, तो वो ज्यादा आसानी से जो कानूनी क्षेत्र में काम करते हैं वो इसके लिए कुछ कर सकते हैं। हम जैसे लोग तो कभी कभार जब पता चल जाए, कोई मदद मांगे तो खड़े हो जाएं, सारी जानकारियां भी नहीं रहती हैं। अब जैसे कप्पन का ही शायद आप रेफरेंस में ये बात कह रहे हैं, तो हमको नहीं पता था उसके बारे में कि उसको चाहिए। वो तो मुझे किसी ने केरल से फोन किया, मेरी एक दोस्त ने, उन्होंने कहा कि उसको कोई जमानतदार नहीं मिल रहा है। तो बहुत बार पता भी नहीं होता है। अगर पता हो तो हो सकता है कुछ और लोग भी सामने आए, ये भी एक फैक्टर है। और दूसरा ये है कि डर का माहौल जब रहता है तो लोग घबराते हैं। डर का माहौल, अगर एक सामान्य रूप में डर का माहौल बना लिया जाए कि आप कुछ